अभी तक हम क्या कर चुके हैं केमिस्ट्री में। हमने लगभग ये कह सकते हो तीसरा चैप्टर, 9th का जो तीसरा चैप्टर है वो खत्म कर लिया है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा कंसेप्ट उसी में है जो मेन कंसेप्ट थे जिससे क्वेश्चन बनते हैं। अभी हम 4th चैप्टर समझते हैं। 9th का जो 4th चैप्टर आपका है उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम मतलब परमाणु की संरचना, ठीक है। उससे क्वेश्चन भी बनते हैं छोटे छोटे इंपॉर्टेंट, उसको हम समझेंगे ध्यान से। तो सबसे पहले हुआ क्या था, यहाँ पर क्या चल रहा था। डाल्टन ने परमाणु के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी, ठीक है ना। डाल्टन बहुत सारी बातें बताए गए परमाणु के बारे में। फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जे थॉमसन। क्या नाम था? जे थॉमसन कुछ थॉमसन, जो भी इंग्लिश हिंदी में लिखा रहता हो। तो वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कौन सा नाम क्या था उसका? कैथोड रे, कैनाल रे भी बोलते हैं इसको। कैथोड रे, रे को किरण, कैथोड किरण, रे भी बोल सकते हैं कुछ भी। कैथोड किरण एक्सपेरिमेंट, प्रयोग, ये वाला प्रयोग कर रहे थे वो। तो इसमें क्या था, कुछ ऐसा सेटअप बना रखा था उन्होंने। ये इसमें वैक्यूम क्रिएट कर दिया था। एक ट्यूब थी, ट्यूब मतलब कांच का, वो कह सकते हो क्या, पाइप टाइप का। उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दी। वैक्यूम क्रिएट कर दी मतलब इसके अंदर कोई भी गैस नहीं थी, निर्वात कर दिया इसके अंदर, ठीक है। एक प्लेट इधर लगाई, एक प्लेट इधर लगाई। इस प्लेट को कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव, एक बैटरी के पॉजिटिव से, और इस वाली प्लेट को कनेक्ट कर दिया बैटरी के नेगेटिव से, ठीक है। जब इन्होंने बैटरी ऑन की तब इनके ये कुछ मतलब देखना चाह रहे होंगे, पता नहीं क्या देखना चाह रहे थे। लेकिन इन्होंने देखा कि ठीक है, यहाँ से रेडिएशन, जब ये इस पॉजिटिव नेगेटिव है तो यहाँ से एक रेडिएशन इधर से इधर जाएंगे, सही बात है। पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ कुछ एक किरणें निकलेंगी, ठीक है, या नेगेटिव से पॉजिटिव किधर भी कह सकते हो। लेकिन इन्होंने पाया कि जब यहाँ निर्वात क्रिएट कर दिया था तब किरण की बजाय, किरण तो थी, कुछ कण जा रहे थे। किससे किधर? इससे इस तरफ, इस तरफ से इस तरफ कुछ कण जा रहे थे। अब ये इसमें बहुत सारी वो हैं कि आपसे पूछेगा भी नहीं वो कि वो कण कैसे जा रहे थे। वो कहते पंखा टाइप का कुछ लगा दिया था यूं करके, तो जब कण होगा इसमें टकराएगा तो इसको घुमाएगा, ऐसा कुछ कहा जाता है। या फिर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ प्लेट लगा दी थी जिसपे धनावेश ऋणावेश था। सपोज इस पर धनावेश था, इस प्लेट पर ऋणावेश था। तो यहाँ से जब ये जा रहे थे, पार्टिकल कण जा रहे थे, तो जब जाते टाइम इधर की तरफ झुक रहे थे, थोड़े से इधर की तरफ झुक रहे थे। तो पता चल गया कि ये जो कण है, इस पर जो कण जा रहे थे इसके अंदर, वो ऋणावेश था उन पे, क्योंकि धनावेश की तरफ मुड़ रहे थे, ठीक है ना। कुल मिला के एक ये पता चल गया कि कुछ कण जा रहे हैं। जब कुछ कण जा रहे हैं तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर कुछ था तो है नहीं, इसके अंदर, इस ट्यूब के अंदर कुछ था तो है नहीं, तो ये कण कहाँ से आए। तो इन्होंने सोचा जो परमाणु होता है ना, परमाणु जो डाल्टन बताए गए थे सबसे छोटा कण, अविभाज्य कण है, इससे छोटा कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने जे थॉमसन, नाम क्या था? जे थॉमसन लिख दे रहा हूँ। कैसे लिखा जाएगा? इंग्लिश में लिख दूँ? हाँ वही, अभी भाई आ रही है कहानी, धीमे धीमे, टेंशन मत लो आप। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा जो नेगेटिव वाली ये यहाँ पर प्लेट थी ना, जब कोई भी पदार्थ इस दुनिया का उस वो किससे मिलके बना है? परमाणु से मिलके बना है, छोटे कण से, परमाणु से मिलके बना है। अब इसके जो परमाणु थे, इसका तात्पर्य ये था अगर इधर कण इधर इससे निकल के जा रहे हैं, मतलब जो प्लेट थी इसके जो परमाणु थे वो कोई कण छोड़ रहे हैं, अपने अंदर से कोई कण निकाल रहे हैं, वो कण इधर से इस तरफ आ रहा है, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा कि परमाणु तो निकल के आ नहीं सकता भाई, प्लेट तो उतनी की उतनी बड़ी, ऐसे परमाणु निकलने लगता उसमें से, प्लेट में से, तो वो प्लेट धीमे धीमे करके खत्म हो जाती। भाई प्लेट किसकी बनी हुई है? परमाणु की। और परमाणु निकलना चालू कर जाए इसमें से तो प्लेट तो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी, कुछ बचेगा ही नहीं। परमाणु नहीं निकल रहे थे, तो इसका मतलब इनको पता चला परमाणु के अंदर भी कोई चीज़ होती है, वो कण है, वो इस परमाणु से निकल के भाग रहा है, इससे इस तरफ से इस तरफ आ रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहा है। समझ पा रही मेरी बात को? तो उन्होंने कहा कि परमाणु के अंदर कुछ तो है भाई, कोई कण है, ठीक है ना। उस कण को इन्होंने नाम दे दिया क्या? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और उस पर जो आवेश था वो आवेश ऋणावेश बताया। रीजन वही है कि पॉजिटिव की तरफ झुक गए या फिर नेगेटिव की तरफ से चल रहा था, पॉजिटिव की तरफ आ रहा था। अच्छा, एक चीज़ बताना भूल गया, ये जो प्लेट है पॉजिटिव नेगेटिव वाली, ये नेगेटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है, इनको कैथोड एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैथोड और एनोड। किसको कैथोड, किसको एनोड बोलेंगे? हैं?
कैथोड प्लस एनोड माइनस। यही क्वेश्चन पूछ लेगा, छोटा सा आसान वाले में होगा। मतलब मैं बताता हूँ ना, हमेशा जैसे अगर 30 क्वेश्चन है, 30 में से 10 बहुत आसान होंगे, 10 कैसे होंगे मीडियम होंगे, और 10 होंगे थोड़े टफ लेवल के। तो ये बहुत आसान वाले लेवल में से है, वो भी आप गलत बता रहे हो। तो कैसे पता चलो, देखो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। जो धनायन होता है, धन आयन, धनायन मतलब, धनायन का क्या मतलब है? पॉजिटिव वाला, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कटायन, ठीक है। और जो ऋणायन होता है ना, ऋणायन नेगेटिव वाला, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अनायन। सही है। अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। कटायन जहां पर जाएगा, कटायन, कटायन जहां जाएगा उसको बोलते हैं कैथोड, और अनायन जहां जाएगा उसको बोलते हैं एनोड। समझ पा रहे मेरी बात को? तो पॉजिटिव वाला कहां जाएगा? नेगेटिव पर। पॉजिटिव वाला कहां जाएगा? नेगेटिव वाले पे। और नेगेटिव वाला कहां जाएगा? पॉजिटिव वाले पे। इसका क्या मतलब है? कैथोड कैसा है? नेगेटिव, और एनोड कैसा है? पॉजिटिव। याद रहेगी ये बात या नहीं? पहले तो आप इंग्लिश में भी याद रख लो। क्या याद रख लो? धनायन को कहते हैं कटायन और ऋणायन को कहते हैं अनायन। इतनी बात याद रख लो पहले तो। इसके बाद आपको क्या याद रखना है कि कैथोड जाएगा, कटायन जाएगा कैथोड पे। कटायन मतलब कोई आवेश है, धनावेश है, तो किसकी तरफ जाएगा? ऋण आवेश की तरफ। अगर ये प्लेट पे ऋण आवेश है तो इसकी तरफ भागेगा ये। इसका मतलब कटायन, कैथोड कैसा है? नेगेटिव, और अनायन जाएगा एनोड पर, मतलब पॉजिटिव पर। तो ये वाली प्लेट थी पॉजिटिव, तो ये है एनोड। क्या है ये? एनोड। और ये वाली नेगेटिव थी, ये क्या है? कैथोड। ठीक है। चूंकि ये जो किरणें निकल रही थी, कहां से निकल रही थी? कैथोड से, इसीलिए इनको कैथोड किरण प्रयोग कहा जाता है। इस एक्सपेरिमेंट को नाम कैनाल रे भी बोलते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बात को? छोटी छोटी बात है। अब इससे क्वेश्चन बनेंगे। वैसे ये छोटे छोटे क्वेश्चन कुछ भी बन सकते हैं। जैसे एक तो ये कैथोड एनोड क्या होते हैं, ये क्वेश्चन बन गया यहाँ से। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो अभी बताऊंगा, इसमें पूछेगा नहीं, जहाँ तक है बहुत ज़्यादा आसान हो गया वो क्वेश्चन। अब यहाँ से क्या हुआ? बात क्या चल रही थी? बात ये चल रही थी कि जे टॉमसन ने क्या कहा कि भाई जो परमाणु है, जिस प्लेट कोई भी चीज़ है परमाणु से मिलकर बनी, और परमाणु के अंदर कोई तो कण है भाई, कोई तो चीज़ है। उसका क्या नाम दिया उन्होंने? इलेक्ट्रॉन नाम दिया। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने कर दी? जे टॉमसन ने। समझ पाए नहीं समझ पाए मेरी बात को? यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई और माना गया कि जब जे टॉमसन ने कहा कि भाई इन्होंने अपना प्रयोग कर रहे होंगे, लैब में बैठे होंगे, आराम से प्रयोग चल रहा होगा, इनके दिमाग में आया कोई कण है, इन्होंने बाहर लोगों को बताया, 4 लोगों को बताया बाहर कि भाई परमाणु के अंदर कुछ तो है, परमाणु सबसे छोटा नहीं है। तो डॉल्टन ने कहा होगा, और भी उनके डॉल्टन हो सकता है डॉल्टन उस टाइम निपट ली हो, तो और लोगों ने कहा होगा कि ठीक है मान ली तुम्हारी बात। उन्होंने थोड़े ना देखा एक्सपेरिमेंट, तो बहुत दूसरे लोग क्या कहते हैं, चलो ठीक है मान ली तुम्हारी बात कि कुछ होता है परमाणु के अंदर। तो होता कहाँ है, कैसा होता है, ये तो बताओ। क्या पूछेंगे? कहाँ होता है? ये परमाणु है, मान लिया परमाणु है, परमाणु के अंदर तुम्हारा मान लिया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कैसे है, रखा हुआ है, किस तरीके से रखा हुआ है। मतलब कुल मिला के परमाणु के स्ट्रक्चर की बात चालू हो गई। यहाँ से क्या बात चालू हो गई? परमाणु के स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना कैसी है, इलेक्ट्रॉन है तो है कहाँ पर। ठीक है। तो उस टाइम तो जे टॉमसन ने क्या सोचा कि अब ये लोग पूछ रहे हैं, कुछ तो बताना पड़ेगा ना, पूछ रहे हैं तो कुछ तो बताना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं ये कहने के यहाँ पर है यहाँ पर है। तो उन्होंने बहुत बेकार से नॉनसेंस 2 मॉडल दिए थे। एक तो मॉडल जो इनका मॉडल था जे टॉमसन का, सुन रहे हो ना ध्यान से, थोड़ा थ्योरेटिकल है ये वाला पोर्शन, लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। तो इन्होंने जो मॉडल लिया अपना परमाणु के बारे में बताया कि जैसे तरबूज देखा है, एक तो इनको कहते हैं वाटरमेलन, वाटरमेलन स्ट्रक्चर बताया इन्होंने। इन्होंने कहा कि जो परमाणु है तरबूज की तरह है। तरबूज की तरह मतलब तरबूज जैसे लाल, जैसे बीज होते हैं ना तरबूज के अंदर, ये तो नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन है। और जो लाल लाल वाला पोर्शन होता है ना, पूरा लाल लाल वाला जो खाते हैं हम, वो ये भी एक था कि अगर चलो तुम, इन्होंने ये भी बताया परमाणु के अंदर एक कण होता है और उस पर कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। तो सब लोगों ने कहा कि जो पूरा का पूरा परमाणु है इस पे तो न्यूट्रल है, कोई आवेश ही नहीं है पूरे परमाणु पे। अगर इसके अंदर कोई कण है जिस पर ऋण आवेश है तो कुछ धनावेश भी होगा।
ध्यान से एक एक बात समझते जाना मेरी बात को। अगर इलेक्ट्रॉन जो कण है ये, इस पे अगर ऋणावेश है तो इसके अंदर धनावेश भी तो होगा। इन्होंने कहा बिल्कुल है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये धनावेश है, ऋणावेश है, बाकी जो लाल लाल वाला पोर्शन होता है तरबूज का वो पूरा का पूरा धनावेश है। लाल लाल वाला पोर्शन धनावेश है और ये इलेक्ट्रॉन है ये ऋणावेश है, नेगेटिव। हाँ लाल लाल वाला पूरा घेरा हुआ है, ये बताया इन्होंने, ठीक है। किसने? जे टॉमसन ने। तो वाटरमेलन स्ट्रक्चर बताया इन्होंने, वाटरमेलन संरचना बताई, और एक पुडिंग, हिंदी में पता नहीं पुडिंग वाली बताई थी। पुडिंग एक खाने वाली चीज़ होती है, तुमने भी देखो केक, केक जैसा आता है ना, केक खाया है कभी? ऐसा आता है, पुडिंग बोलते हैं उसको। उसमें जो कुछ दाने दाने टाइप के होते हैं वो उन्होंने इलेक्ट्रॉन बता दिए, बाकी पूरा पोर्शन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। दो स्ट्रक्चर दिए थे, पुडिंग और वाटरमेलन स्ट्रक्चर। पूछेगा नहीं यहाँ से जहाँ तक है, ठीक है। आपसे सिर्फ और सिर्फ पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो जे टॉमसन ने। याद रहेगी इतनी बात, ठीक है। बाकी और भी कुछ पूछे तो आप बता सकते हो। पूछ सकता है कि वाटरमेलन स्ट्रक्चर, तरबूज वाली संरचना, परमाणु की तरबूज संरचना किसने दी थी? किसने दी? जे टॉमसन ने। याद रहेगी पूरी बात, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ूँ फिर मैं, हाँ तो यही है सब। देखो ये पता नहीं, देखो साइंटिस्ट कितना कितना काम करते थे, अपने उसमें लगे रहते थे प्रयोगों में, तब जाके ये सारी चीज़ें डिस्कवर हुई। आप लोग केवल पढ़ रहे हो, पढ़ के आपको क्या करना है? आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो? आप पढ़ाई करके कुछ नई खोज करो। अब खोज क्या, तुम ये सीख ही नहीं पा रहे जो पहले जो साइंटिस्ट बता गए, आप खोज क्या कर पाओगे? तो इतनी बात आपको क्लियर है। जे टॉमसन ने कर दी भाई किसकी खोज? इलेक्ट्रॉन की खोज। इसके बाद आए एक गोल्डस्टीन। क्या है? गोल्डस्टीन। तो देखो इसमें थोड़ा मतभेद है। पहले हमारे ज़माने में गोल्डस्टीन के बारे में, हमारी जो बुक्स थी उसमें गोल्डस्टीन के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता था, रदरफोर्ड ही पढ़ाए जाते थे। तो तीन कण हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब एनसीईआरटी जो बताती है वो ये कहती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने कर दी? जे टॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज के लिए गोल्डस्टीन को, यही जो कैथोड रे वाला एक्सपेरिमेंट था इसी में थोड़ा बहुत और कुछ किया इन्होंने गोल्डस्टीन ने, और प्रोटॉन की खोज कर दी, ये माना जाता है। और क्या किया क्या नहीं उसको छोड़ो फिलहाल अभी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई जे टॉमसन के द्वारा, प्रोटॉन की खोज हो गई गोल्डस्टीन के द्वारा। जहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए, हाँ वो बताऊंगा अभी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी संरचना सही से नहीं पता चली कि संरचना कैसी है किसकी? परमाणु की, एटम की, जो सबसे छोटा कण है, ठीक है ना। तो क्या हुआ इसके बाद? क्या क्या हुआ इसके बाद? आए एक साइंटिस्ट खतरनाक जिनका नाम है रदरफोर्ड। हाँ, क्योंकि इन्होंने बताया किसके बारे में? परमाणु एक्चुअल में है कैसा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से एक एक बात समझनी पड़ेगी। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इनके पूरे एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो इनका एक्सपेरिमेंट भी समझना है, वहाँ के क्वेश्चन भी समझने हैं। तो भाई जब आए रदरफोर्ड, तो रदरफोर्ड ने क्या किया? एक एक बात मेरी ध्यान से सुनते रहना, क्योंकि देखो ये थ्योरेटिकल है। अगर आपने एक भी बात स्किप कर दी तो एक एमसीक्यू आपके दिमाग से, आपके हाथ से निकल गया, ठीक है, वो छूट सकता है फिर वो। तो रदरफोर्ड जब आए, मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल चुका था इससे पहले, थोड़ा बहुत प्रोटॉन के बारे में पता चल चुका था। धनावेश भी कण जो उसके अंदर होता है, ऐसा नहीं वो पॉजिटिव बॉटम उसकी तरह तरबूज की तरह लाल लाल वाला पॉजिटिव है, कुछ कण है, एक और भी कण है। तो परमाणु के अंदर दो कण, मतलब ये समझ गए थे कि इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दो कण है, इतना समझ वहाँ तक मान लिया गया था। अब आए रदरफोर्ड, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट का सोचा। एक्सपेरिमेंट का क्या सोचा? गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड में हिंदी में बोलते हैं सोने की, हाँ बता तो दिया। उनका एक्सपेरिमेंट से नहीं पूछेगा कुछ, एक्सपेरिमेंट नहीं बताया मैंने, पहले बताया था आपको जब पढ़ाया था। सोने की पन्नी का प्रयोग। अब ये हिंदी में बोलने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, सोने की पन्नी, लेकिन यही बोलते हैं गोल्ड फॉयल, जो इसको इंग्लिश में बोलते हैं गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। बताएंगे अभी क्या है ये। या फिर इसको बोलते हैं अल्फा कण स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा कण प्रकीर्णन, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, ये भी बोल दिया जाता है इसको। वो सोने की पन्नी का प्रयोग या अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग भी बोल देते हैं। एक आध दो चीज़ और भी बोल देते हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ भी बोला जा सकता है, जिस तरीके से कि एक्सपेरिमेंट होगा उससे समझ में आ जाएगा आपको। तो इन्होंने क्या किया? एक ली इन्होंने सोने की पन्नी। सोने की पन्नी मतलब
हैं? क्या होता है सोने की पन्नी? गोल्ड फॉयल। आपने कभी खाना वो देखी है एल्यूमिनियम फॉयल, सिल्वर फॉयल जिसमें खाना पैक होता है, वो उसी तरीके से गोल्ड फॉयल ली इन्होंने। गोल्ड की क्यों ली? क्योंकि गोल्ड सबसे ज़्यादा, दो शब्द होते हैं मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी, हिंदी में बोलते हैं उनको आघात वर्धिता और तन्यता। तो ये अभी पढ़ाऊंगा जब पहला दूसरा चैप्टर रह गया है ना अभी, तो अभी समझ लो ध्यान से, आघात वर्ध्यता। अब ये हो सकता है मैंने थोड़ा गलत लिखा हो हिंदी में, देख लेना भाई। आघात वर्ध्यता या एक होता है तन्यता। तो क्या होते हैं, इससे भी एक एमसीक्यू बन सकता है, क्या होता है आघात वर्ध्यता या तन्यता? है तन्य क्या? तन्य मतलब क्या? जिस धातु को खींच के जितना अधिक से अधिक लंबा किया जा सकता है वो उसकी तन्यता कहलाती है। आघात वर्ध्यता जिस धातु को पीट के जितना पतला किया जा सकता है वो उसकी आघात वर्ध्यता कहलाती है। तो सबसे ज्यादा आघात वर्ध्य या फिर तन्यता वाला धातु कौन सी है इस दुनिया में? सोना। सोना मतलब सोना एक ऐसी धातु है जिसको सबसे पतला पीट के सबसे पतला कर सकते हो, और किसी चीज को पीटोगे एक टाइम पर टूट जाएगा, टूटना नहीं चाहिए, कंडीशन है टूटना नहीं चाहिए। तो सबसे ज्यादा आघात वर्ध्य तन्यता किसकी है? और सोने का ही खींच के पतले पतले तार बना सकते हो, सबसे पतले तार सोने के बना सकते हो। ठीक है, तो सोने की तार बनानी चाहिए। तारों में अंदर जो होते हैं, क्या कह रहे हो कि इतने में एक तार में के बराबर में घर बन जाएगा नया? तो समझ गए इतनी बात को? तो सबसे ये अच्छा, पतला क्यों चाह रहे थे रदरफोर्ड? पतला ही क्यों चाह रहे कि पतला हो जाए, जो धातु हो पतली से पतली चाहे हो जाए। ये चाह रहे थे कि इतना पतला कर दें किसी धातु को कि उसमें मोटाई में, ऐसे तो बहुत सारे कण होंगे, बहुत सारे परमाणु होंगे, वो चाहते थे कि मोटाई में बस एक परमाणु बचे। इतना पतला कर दें, इतना पतला कर दें कि एक एक परमाणु बचे। ऐसे तो बहुत सारे होंगे इधर, लंबाई में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोटाई में एक ही बचे। इतना पतला करना संभव नहीं था। कम से कम 100 से लेकर 1000 तक परमाणु तब भी थे, लेकिन कोई बात नहीं, तब भी स्टडी करने के लिए इतने कम तो हो चुके थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या लिया, एक गोल्ड फॉयल ली यूं करके। एक पन्ना देना हल्का सा, हाँ पेज भाई, अभी दिखा दो। ऐसे समझ लो जैसे कि ये सोने की पन्नी है यूं करके। अब ये ऐसे लिया, चादर टाइप की है पन्नी, वैसे पन्नी लिखा रहता है, नहीं तो चादर ज़्यादा सही है। तो यूँ करके लिया, इधर से एक इलेक्ट्रॉन गन आएगी, उसमें से अल्फा कण निकल के इसमें जाएंगे। ध्यान से समझते रहना क्या एक्सपेरिमेंट होगा। तो इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ने खुद तो अपनी पढ़ाई कर रहे थे, मतलब देख रहे थे क्या हो सकता है। अब एक्सपेरिमेंट लेके खुद नहीं कर रहे, इन्होंने अपने 2 स्टूडेंट भेजे कि जाओ ये एक्सपेरिमेंट करके देखो जो मैं बता रहा हूँ। क्या करके देखो? उन्होंने कहा कि ये है सोने की चादर। उन्होंने कहा ठीक है। क्या कह रहे हो, स्टूडेंट लेके नहीं भाग गए? पतली थी बहुत, क्या लेके भाग जाते। तो ये सोने की चादर ली उन्होंने। ठीक है, सोने की चादर ली, इसके पीछे लगाई एक स्क्रीन। कौन सी स्क्रीन? मल्टीमीडिया। ये क्या है, ये काली काली एक स्क्रीन है। कैसी स्क्रीन है भाई ये? हाँ, लोहे की नहीं है, ये एक ऐसी स्क्रीन है, इस पे जाके अगर कोई भी कट टकराएगा तो ये स्पार्क करेगी, लाइट जलेगी इस पे। ठीक है, इधर रखी एक इलेक्ट्रॉन गन। क्या रखी? कैसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? क्या ये इलेक्ट्रॉन गन? इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे इससे निकलेंगे इलेक्ट्रॉन गन, इससे निकलेंगे अल्फा कण। क्या निकलेंगे? अल्फा कण, ऊपर लिख दे रहा हूं, अल्फा कण। इससे अल्फा कण निकलेंगे, और जिन पे भी अल्फा कण पे धनावेश होता है। कैसा आवेश होता है? अब यहां से क्वेश्चन क्या क्या बन रहे हैं आपके पेपर के लिए कि अल्फा कण पे कैसा आवेश होता है? धनावेश। एक ये कण बन गया। कैसी किस धातु की चादर ली थी रदरफोर्ड ने? सोने की चादर ली थी। ठीक है, अल्फा कण यहां से निकले, अल्फा कण निकल के यूं करके जाएगा, इसको पार कर जाएगा। पार कर, बहुत पतली है ना, बहुत पतली है, तो पार कर जाएगा अल्फा कण, इसको कोई दिक्कत नहीं है, तो पार कर सकता है कुल मिला के। अल्फा कण निकला यूं करके, सीधे जाके यहाँ पे स्पार्क किया। उन्होंने दोनों स्टूडेंट भेजे थे, जाओ बेटा एक्सपेरिमेंट करो। तो ये उनको तो मजा आ रहा था, बच्चे थे वो, इलेक्ट्रॉन गन चलाते रहे, ढूंढ यहाँ से अल्फा कण निकल रहे थे, सीधे जाके टकरा रहे थे। तो थोड़ी बहुत देर 1-2 घंटे एक्सपेरिमेंट करके आए, तो कुछ अल्फा कण यहाँ पे टकराए,
कुछ थोड़े बहुत यहाँ से यूं करके चले गए, यूं करके टकराए, ठीक है। तो ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करके आए और रदरफोर्ड को उन्होंने बताया कि सर ये ऐसे अल्फा कण ज़्यादातर तो सीधे निकल गए आपकी पन्नी में से, सोने की चादर में से, गोल्ड फॉइल से, कुछ थोड़े बहुत विचलित हो गए थे अपने रास्ते से। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा सही करके आए तुम। उन्होंने कहा एक काम करो, थोड़ी देर और करो, 1-2 घंटे और करके आओ। उन्होंने कहा ठीक है, हमें क्या दिक्कत है, हम तो कर लेंगे। फिर गए वो, फिर इन्होंने फिर इलेक्ट्रॉन गन चलाई, यहाँ से कण निकले, यहाँ टकराए। इस बार एक अजब अलग काम हुआ, अल्फा कण जो जा रहा था ना निकल के, टकरा के वापस आ गया 180 डिग्री पे वापस, ठीक है। हाँ वही बता रहा हूँ, 180 डिग्री पे वापस आ गया। बहुत ध्यान से सुनते रहना, बहुत मजा आने वाला है आपको। कहानी चल रही है, जैसे नानी कहानी सुनाती है ना, वैसी कहानी समझो इसको, सीख जाओगे, वो अलग चीज़ है। तो एक कण वापस आ गया, तुरंत इन्होंने कहा ये क्या हुआ यार, इधर 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 लाइट जल गई इस बार तो, पीछे की तरफ स्क्रीन पे। इन्होंने जाके बताया रदरफोर्ड को ऐसे हुआ। तो रदरफोर्ड कहे हाँ यही मैं तो सोच रहा था, ऐसा होना चाहिए था। रदरफोर्ड ने कहा कि यही मैं चाह रहा था, ऐसा होगा, तुम करते रहो। तो यहाँ से कुछ निष्कर्ष निकले, यहाँ से कुछ निष्कर्ष निकले। क्या क्या निष्कर्ष निकले वो मैं बताता हूँ। दिख बढ़िया रहा है, चलो बढ़िया दिख रहा है। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकले, बहुत ध्यान से सुनते रहना। सबसे पहला निष्कर्ष ये निकला इस एक्सपेरिमेंट का, ये ज़्यादातर अल्फा कण सीधे को निकल रहे थे, पता है आपको। इन्होंने कहा कि जो परमाणु है ना आपका, परमाणु सबसे छोटा जो डॉल्टन ने बताया था, फिर इन्होंने बताया जे टॉमसन ने, ये इसका ज़्यादातर भाग तो खोखला है। मतलब इस दुनिया में कोई भी चीज़ ठोस है ही नहीं, सब खोखली है, क्योंकि परमाणु ही खोखला है जिससे पूरी दुनिया बनी हुई है। कि ज़्यादातर भाग तो इसका खोखला है, ज़्यादातर अल्फा कण इसीलिए सीधे निकल रहे थे। समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बात को। बस और कितना खोखला, इसमें बस छोटा बीच में एक भाग है जो कि ठोस है, बीच में कुछ ऐसा भाग है जो कि ठोस है, बाकी सब तो पूरा का पूरा परमाणु खोखला है भाई। हाँ स्क्रीन नहीं यार, ये जो चादर के अंदर जो परमाणु थे उसकी बात हो रही है। ये चादर थी ना, इसी को तो स्टडी करना चाह रहे थे, चादर के अंदर जो परमाणु है, इसीलिए तो एक्सपेरिमेंट चल रहा है। ये चादर है, इसके अंदर जो परमाणु है उसी को तो स्टडी कर रहे थे। तो जो परमाणु है उसका अधिकांश भाग खोखला है। और पता है कितना भाग, आपने कभी क्रिकेट का ग्राउंड देखा है? नहीं देखा होगा जहां तक है। क्रिकेट का ग्राउंड खुद से आंखों से, टीवी में नहीं। अहिल्याबाई स्टेडियम देख लो, तो जितना बड़ा स्टेडियम है ना, अब 2D में है खैर स्टेडियम, तो वैसे 3D में सोचो उसको, जितना बड़ा स्टेडियम है ना उतना बड़ा अगर परमाणु मान लें तो एक बॉल, टेनिस बॉल के बराबर इतना बड़ा उसका जो छोटा सा भाग है वो इतना ठोस है, बाकी सब खोखला है। मतलब पूरा परमाणु खोखला ही खोखला है। और जो अंदर छोटा सा भाग है ना, जो ठोस भाग है, इसको बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं? नाभिक। इन्होंने कहा कि बीच में एक छोटा सा भाग होता है, रदरफोर्ड ने कहा कि बीच में एक छोटा सा भाग है जो ठोस है, वो उसको नाभिक कहते हैं, और जिसमें धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पूरी चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है इस नाभिक के, ठीक है। और उन्होंने बताया ये जो नाभिक होता है इसमें धनावेश होता है। क्यों धनावेश होता है? क्योंकि ये जो अल्फा कण आ रहे थे ना, ये जब जैसे मान लो, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, अभी इसी को मैं यहाँ पर जूम करके दिखा रहा हूँ इस जगह पे, ये एक परमाणु का हिसाब किताब दिखा रहा हूँ। यहाँ से अल्फा कण निकल के जा रहा है, ये एक परमाणु है, बीच में नाभिक है। जब अल्फा कण निकल के जा रहा है तो जी अल्फा कण पे धनावेश, अल्फा कण पे कैसा आवेश? धन। नाभिक पे भी धनावेश। जब इसके पास से निकल के जाएगा थोड़ा बहुत विचलित हो जाएगा, थोड़ा नाभिक से दूर से गया तो सीधा निकल जाएगा, लेकिन नाभिक के ज़्यादा पास से गया तो थोड़ा रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि इस पे भी धनावेश, अल्फा कण पे भी। तो थोड़े बहुत ऐसे डेविएट हो रहे थे, लेकिन ज़्यादातर तो सीधे ही निकल रहे थे, क्योंकि अधिकांश भाग तो खोखला ही है। हाँ, एक जो बैक आया था नाभिक, क्योंकि बहुत छोटा है इसीलिए बैक नहीं आ रहा था। जब कोई अल्फा कण यूं करके गया होगा और नाभिक पे टकराया होगा, फट से वापस तब आया होगा वो जाके, क्योंकि अधिकांश भाग तो खोखला है, इसीलिए कोई वापस नहीं आ रहा था अल्फा कण। नाभिक क्योंकि बहुत छोटा है, जो जाके सीधे नाभिक पे टकराया होगा वो आया होगा वापस। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इन्होंने क्या क्या निष्कर्ष निकाले यहां से, क्या क्या निष्कर्ष निकले? पहला निष्कर्ष कि परमाणु का अधिकांश भाग, परमाणु शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, कैसा है? अधिकांश खाली है, अधिकांश भाग खाली है। दूसरा, मध्य में क्या है? नाभिक है।
तीसरा, नाभिक पे कैसा आवेश है? धनावेश है। ठीक है। चौथा निष्कर्ष, इलेक्ट्रॉन कहां पर है? चक्कर लगा रहा है, नाभिक के चक्कर लगा रहा है। हाँ हाँ, प्रोटॉन की नहीं बता पाइए, चक्कर लगा रहा है। ये इसी को प्रोटॉन मान रहे थे, यही प्रोटॉन है सब कुछ, ये जो नाविक है ना यही प्रोटॉन मान के चल रहे थे रदरफोर्ड। ठीक है, तो ये चार निष्कर्ष निकले। परमाणु खाली है लगभग लगभग, मध्य में नाविक है, नाविक में धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन नाविक के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है। ये निष्कर्ष निकले, इससे कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, वो डिपेंड करेगा एग्जामिनर पे। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आपको? कोई टेंशन, दिक्कत, परेशानी, समस्या नहीं होगी। ठीक है। तो अब इसके बाद, तो इसीलिए देखो सोने की पन्नी का प्रयोग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सोने की पन्नी ली थी। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग क्या कह रहे हैं? अल्फा कण जो आ रहे थे प्रकीर्णित हो रहे थे, अपना रास्ता बदल रहे थे, तो दोनों में से कुछ भी, इसीलिए इसको कह देते हैं। एक चीज़ और कुछ बोल देते हैं इस एक्सपेरिमेंट को, वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, छोड़ो कोई बात नहीं। तो आपसे ये पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे टॉमसन ने। अगर प्रोटॉन की खोज किसने की? तो ऑप्शन में अगर ऐसा भी हो सकता है गोल्डस्टीन ना हो, गोल्डस्टीन हो ही ना, तो आप क्या लिख दोगे? प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड भी कहा जाता है कि रदरफोर्ड ने की। तब क्या बता दोगे? रदरफोर्ड पे टिक कर दोगे, रदरफोर्ड। ठीक है। अगर आपसे पूछता है नाविक की खोज किसने की? नाविक अभी हुई है खोज, अभी थोड़ी देर पहले हुई आपके सामने, किसने की? रदरफोर्ड ने। ठीक है, यहां तक की कहानी तो आपको क्लियर हो गई होगी। ये जो क्वेश्चन बन सकते हैं, इधर लिखता जा रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे बाकी ये पूछ सकता है सोने की पन्नी का प्रयोग किसने किया? रदरफोर्ड। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसने किया? रदरफोर्ड। ठीक है। हाँ, क्योंकि अल्फा कण पे भी धनावेश और नाविक पे भी धनावेश, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। हाँ, तो बच्चों ध्यान से सुनते रहो मेरी बात को। ठीक है। सबसे पहले मैं आकार के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। जैसे जो परमाणु का आकार है वो किस रेंज का होता है? वो 10⁻⁹ मीटर की रेंज का होता है। ठीक है, 10⁻⁹ मीटर की रेंज का होता है। क्या होता है 10⁻⁹? हाँ, बहुत कम हो गया, 1/10⁹, मतलब 1/1 के आगे 9 जीरो, तो इस रेंज का नाभिक का होता है। और जो आपसे पूछ रहा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का थोड़ा छोटा होता है ना, ये तो रेंज बता दी मैंने। हाइड्रोजन का होता है 10⁻⁻10, इससे भी कम मीटर की रेंज का होता है। इसको 1 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 10⁻⁻10 को 1 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगी ये बात आपको। हाँ, हाइड्रोजन का जो परमाणु होता है, हाइड्रोजन का परमाणु छोटा ही सा होता है, एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है बस इसमें, तो इसका जो आकार होता है 10⁻⁻10 मीटर रेंज का होता है। और नाविक का जो आकार होता है, ध्यान से सुनते रहना, हल्की हल्का समझते रहो इसमें। नाविक का जो आकार 10⁻⁻15 मीटर की रेंज का होता है। इससे मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। मैं इससे आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि ये 10⁻⁻10, ये 10⁻⁻15, ठीक है ना, मतलब 10⁵ ज़्यादा माइनस में। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि 5 पावर समझते हो, 5 पावर मतलब 1 के आगे 5 जीरो, 4 5 मतलब 1 लाख। 1 लाख। तो जो नाविक होता है, नाविक परमाणु का 1,00,000वां हिस्सा होता है। 1,00,000वां हिस्सा मतलब नाविक परमाणु का आकार नाविक के आकार से 1,00,000 गुना बड़ा होता है। जैसे मैं बॉल और फील्ड का एग्जांपल ले रहा था ना, उस हिसाब से बता रहा हूं। जो नाविक का साइज है ना, उससे 1,00,000 गुना बड़ा साइज होता है किसका? परमाणु का। समझ पा रहे हो ना? हाँ, ये इसका मतलब यही निकला कि टेनिस की बॉल से 1,00,000 गुना बड़ा है स्टेडियम।
समझ रहे हो ना? समझ पा रहे हो ये बात? देखो ज्यादा टेंशन मत लो, ज्यादा दिमाग पे जोर मत डालो, अब बस इतनी चीज याद रखो। नाविक का आकार 10 की पावर -15 रेंज का, हाइड्रोजन का 10 की पावर -10, परमाणु नॉर्मल परमाणु, हाइड्रोजन नहीं कोई भी नॉर्मल परमाणु 10 की पावर माइनस, सब परमाणु इससे बड़े होते हैं ना हाइड्रोजन से, तो 10 की पावर -9 रेंज बोलते हैं इसको। हल्का फुल्का ये चीज ध्यान रख लो, क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से होगा। आगे बढ़ता हूं फिर मैं, ये वाली चीज नोट कर लो। अब आगे सुनो ध्यान से, आगे क्या कहानी हुई, ये कहानी यहां से चल रही है। अभी जे टॉमसन आए, गोल्डस्टीन आए, रदरफोर्ड आ गए, ठीक है। अब रदरफोर्ड के बाद आए नील बोहर। कौन आए? नील बोहर। चैंडविक भी आएंगे अभी, ठीक है। नील क्या? अब बच्चों बहुत जल्दी से ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को। देखो यहाँ पर क्या किया, रदरफोर्ड ने नाविक की खोज कर दी, ठीक है। इतना पता चल गया ये भाई परमाणु है, खोखला है, बीच में नाविक है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन हो गया मान लो। तो अब लोगों ने कहा, रदरफोर्ड ने, लोग उंगली करने वाले हर एक जगह होते हैं, ठीक है। तो जब इतनी बढ़िया खोज कर दी रदरफोर्ड ने, तब लोगों ने उंगली करी कि चलो तुम्हारी बात मान ली कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है भाई, ठीक है ना। इन्होंने एग्जैक्टली इन्होंने थोड़ा, अच्छा ये इन्होंने सोचा कैसे कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होगा चारों तरफ? इन्होंने सोचा था पता है कैसे? जैसे पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही होती है, सोलर सिस्टम की तरह सोच पाए ये, ठीक है, ठीक है, सोच लिया यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर कोई, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा होता है, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनसे ऊर्जा का उत्सर्जन होता रहता है, रेडियो एक्टिव तत्व जैसे कि यूरेनियम वगैरह, या फिर बहुत सारे, तो गर्म करो तो ऊर्जा का उत्सर्जन, कोई भी तत्व अगर उससे ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन कैसे हो रहा होगा? ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा खो रहा होगा। इसके अंदर ऊर्जा कहाँ से आई? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इसी वजह से ऊर्जा है इसके अंदर। अगर ये तत्व अपनी ऊर्जा निकाल रहा है तो इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा खो रहा होगा। अगर ऊर्जा खो रहा है तो चक्कर लगाते लगाते एक टाइम आके नाभिक में गिर जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये क्या बता रहा हूं मैं, जो रदरफोर्ड का मॉडल था ना, रदरफोर्ड का मॉडल, उसकी कमियों के बारे में बात चल रही है एक्चुअली। जब लोगों ने इनसे पूछा कि जो इलेक्ट्रॉन है, जब तत्व से ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन जाके नाभिक में गिर जाना चाहिए, तो ऐसा तो होता ही नहीं है। नाभिक तो हमेशा स्थायी रहता है ना, वो परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाता तो परमाणु नष्ट हो जाता, लेकिन होता नहीं है ऐसा। तो फिर ये नहीं बता पाए थे ये, तो क्या नहीं बता पाए थे रदरफोर्ड? ये नहीं बता पाए परमाणु स्थायी कैसे है, परमाणु की स्थायित्वता, क्या नहीं बता पाए? परमाणु की स्थायित्वता। दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था नील्स बोर। क्या? नील्स बोहर बोलते हैं, लेकिन बोर ये लिखा हुआ है आपकी किताब में। तो एक और साइंटिस्ट आए नील्स बोर। उन्होंने कहा कि सब कुछ सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जो रदरफोर्ड ने बताई, फालतू की बात मत करो तुम लोग। सिर्फ और सिर्फ इतना होता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाता है वो अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाता है। नाविक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं ना अलग अलग, ये पहली कक्षा में हो गए, ये दूसरी कक्षा हो गई मान लो, ठीक है। मैं इलेक्ट्रॉन बना दूं, लाल से बना दूं, ये 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं नाविक के, ज़्यादा बड़े इलेक्ट्रॉन हो गए, वैसे बहुत छोटा होता है लेकिन कोई नहीं समझने के लिए, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ये 2 इस वाली कक्षा में, ये 2 इस वाली कक्षा में। जब किसी उससे ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है किसी तत्व से, तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में चला जाता है, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में चला जाता है। ऐसा नहीं नाभिक में गिर जाएगा, कक्षा फिक्स है, जो कक्षा है नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की वो फिक्स है। तो उन्होंने नील बोर ने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन अपनी एक नियत कक्षा में चक्कर लगाता रहता है, ठीक है, अपनी कक्षा चेंज कर सकता है। जब कक्षा चेंज करता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन या फिर आना क्या होता है, उत्सर्जन मतलब निकलना, जो भी है, ठीक है। तो ऊर्जा या तो निकलती है आती है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा चेंज करता है केवल। कुल मिला के जो इनकी कमियां थी वो किसने दूर की, रदरफोर्ड की कमियां नील बोर ने। तो इनका भी नाम लिख दो, नील्स बोर। इन्होंने क्या बताया भाई, परमाणु की स्थायित्वता।
इन्होंने बताई कमियां दूर की रदरफोर्ड की, और परमाणु की स्थायित्वता के बारे में बताया। बोलो हाँ या ना? ठीक है, यहां तक पहुंच गए अब हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से बात सुनते रहो मेरी, फिर थोड़ा सा और रह गया है, फिर ये चैप्टर हो जाएगा खत्म आपका। अब हम थोड़ा और अंदर पहुंचे, जब बात की गई, जब और आगे जब पहुंच गए तो परमाणु के भार के बारे में देखा गया। किसके बारे में? परमाणु के भार के बारे में चर्चा हुई। तो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनते रहो, परमाणु के भार के बारे में, ठीक है? हाँ, तो हुआ क्या कि जैसे इलेक्ट्रॉन है भाई, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं? हीलियम का होते हैं। हीलियम के तो होते हैं, हीलियम ही ले लो, हटाओ। हैं? क्या क्या किसने करी थी? चल रही है ऐसे ही, मार्केट में बात फैली हुई है, ठीक है? जैसे ये एक परमाणु है, किसका परमाणु है बता सकते हो आप मुझे? हैं? दो इलेक्ट्रॉन है, 2 ही प्रोटॉन होंगे। हीलियम का परमाणु है ये, हाइड्रोजन दूसरा होता है हीलियम, हाइड्रोजन दूसरा हीलियम, ठीक है? चलो आगे आगे। तो अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 ही प्रोटॉन होने चाहिए थे। नाभिक मतलब प्रोटॉन, जितने भी प्रोटॉन है भाई, काली दिख रहा है, दो क्या होने चाहिए थे? 2 प्रोटॉन होने चाहिए थे, 2 अगर इलेक्ट्रॉन है तो। इलेक्ट्रॉन का कोई वजन होता नहीं, इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है, किरण के जैसा होता है। पहले वाले एक्सपेरिमेंट में पहले उनको किरण समझ रहे थे, बाद में पता चला कण है ये, कितना छोटा है होता है इलेक्ट्रॉन, भार होता ही नहीं है लगभग, तो इसलिए उसको किरण ही माना जाता है। इलेक्ट्रॉन में तो कोई भार होता नहीं है, लेकिन जब इसके वजन को तोला तो नहीं गया, लेकिन एक्सपेरिमेंट से देखा गया तो इसका जो वजन निकल के आया वो 4 AMU निकल के आया। कितना? सोचा कि यार इसमें है तो 2 ही प्रोटॉन, इसका वजन 4 कैसे? समझ पा रहे मेरी बात को? है तो इसमें 2 प्रोटॉन, पूरे परमाणु की बात चल रही है। हाँ, हाँ, ये 2 प्रोटॉन थे भाई, इसमें केवल 2 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन कोई बाहर है नहीं, तो 4 बाहर कैसे आया? तो फिर ये देखा गया कि एक इसके अंदर कण ऐसा भी है जिसपे कोई आवेश ही नहीं होता भाई। दो इसका धनावेश, 2 इसका ऋणावेश। जो धनावेश है ऋणावेश है वही तो पता चल रहे हैं। ऋणावेश जब मतलब जे टॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, जब उसमें से कण निकल के भाग रहा था, इलेक्ट्रॉन क्यों निकल के भाग रहा था? क्योंकि वो कक्षा में रहता है, निकल के भाग गया, पता चल गया कोई कण होता है। जब धनावेश ऋणावेश है तो ये पता चल गया कि ऋणावेश भी धनावेश भी होगा, दोनों ऋणावेश धनावेश तो पता चल गए, लेकिन क्या नहीं पता चल पाया था? न्यूट्रॉन नहीं पता चल पाया, उसमें कोई आवेश नहीं होता। समझ पा रहे हो कि नहीं यार आप लोग? देखो आपने 9th-10th पढ़ रखा है, तो इतना तो मेरी बात को आपको समझना पड़ेगा, और ज़्यादा मैं आपको ज़्यादा टाइम दे नहीं सकता, जल्दी जल्दी बताना पड़ेगा, ठीक है? तो इसको जब देखा गया तो इसका चार कितना निकला? भार 4 निकला। तो एक बात पता चली कि यहाँ पर केवल 2 प्रोटॉन नहीं, 2 कण ऐसे भी हैं जिन पे कोई आवेश नहीं होता, लेकिन वजन होता है। आवेश नहीं होता, वजन होता है प्रोटॉन के बराबर ही। तो यहाँ से खोज हो गई किसकी? ये काले वाले, इनकी है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज हो गई भाई। यहाँ से किसने कर दी न्यूट्रॉन की खोज? इन साइंटिस्ट का नाम था चैडविक। क्या नाम था? चैडविक। छोटी ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा होगी, देख लेना यार, ठीक है? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने कर दी? चैडविक। तो क्या आपको इतनी सारी कहानी अब तक की समझ में आई है? कोई दिक्कत परेशानी समस्या? मैंने कुछ भी रटाया नहीं, सारी स्टोरी सी समझाई है आपको, जिससे कि सारी चीजें याद रहें, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन सबसे पहले थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, प्रोटॉन रदरफोर्ड भी कह दिया जाता है, ठीक है? नाविक रदरफोर्ड। परमाणु की स्थायित्वता किसने बताई? नील्स बोर ने। न्यूटन किसने खोज कर दी? चैडविक ने, ठीक है? कोई दिक्कत परेशानी समस्या है? अब ये तो फादर दे, उससे पूछना पड़ेगा भाई कौन है तेरे पे। अब बच्चों ध्यान से सुनो, एक टॉपिक और है 4थे चैप्टर में। ये नाविक हो गया, ये इसमें पहली शेल होगी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैपेसिटी इसकी 2 होती है। कैपेसिटी मतलब धारिता, मतलब कितने ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ये दूसरी हो गई, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं टोटल, ऐसे करके 8 नहीं 10 नहीं 8 भी नहीं। ये सबसे पहली शेल को बोलते हैं के कक्ष। क्या बोलते हैं? या फिर के शेल। नाम लिख दे रहा हूँ, ये के हो गई, के एल एम, इसके बाहर वाली एन, ठीक है?
तो ध्यान से समझना, पहली के, दूसरी एल, एम, लास्ट में एन। तो इनको क्या बोलते हैं? के कक्ष, एल कक्ष, एम कक्ष, एन कक्ष। के शैल भी बोल सकते हैं इसको, कक्ष को मतलब हिंदी में, इंग्लिश में शैल बोलते हैं। ठीक है, तो पहली वाली कितनी है? के, दूसरी एल, फिर तीसरी एम, चौथी एन। याद रहेगा ये बात आपको? के एल एम एन। हाँ, एक सेकंड पहले ये खत्म होने दो। तो उसमें दिया है, जब उसमें दिया है वो तो जब समझ में आएगा, जब मैं ये पूरा बात खत्म कर दूंगा अपनी। तो के शैल, के एल एम एन। ठीक है, इसकी जो कैपेसिटी होती है पहले वाले की, ये होती है 2, 8, 18, 32। ठीक है, इसकी कैपेसिटी 2, 8, 18, 32 इस तरीके से इनकी कैपेसिटी रहती है। मतलब पहली वाली में केवल 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, दूसरी वाली में केवल 8 जा सकते हैं, तीसरी वाली में 18 जा सकते हैं टोटल, और चौथी वाली में 32 जा सकते हैं। इतनी बात समझ में आई आपको? फॉर्मूला भी है इसका। ठीक है, क्या है? 2n²। कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या का फॉर्मूला होता है 2n²। फॉर्मूला याद रख लेना, फॉर्मूला ही पूछ लेता है कि फॉर्मूला क्या होता है। हाँ, कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या का फॉर्मूला होता है 2n²। क्या मतलब है? के लिए जो वैल्यू होती है n की वो 1, के लिए वैल्यू कितनी है? 1, एल के लिए 2, दूसरी कक्ष है ना ये, इसके लिए 3, इसके लिए 4, क्योंकि n कौन सी है? चौथी कक्ष है, ये तीसरी है, ये दूसरी है, ये पहली है। तो इनके लिए n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 होती है। अब मैं जैसे अब तीसरी वाले के लिए पूछूं, तीसरी, पहली के, एल, एम, एन, ये तीसरी कक्ष है, कौन सी है? तीसरी, एम। तो अगर मैं एम, एन की वैल्यू 3 डाल दूं, अगर यहां पर एन की वैल्यू कितनी डाल दूं? 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। तो मुझे क्या पता चल जाएगा? एम में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो पता चल जाएगा। हाँ, समझ रहे हो ना? 4 डालोगे इसमें एन की वैल्यू तो आपको पता चल जाएगा एन में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 2 डालोगे तो एल का, 1 डालोगे तो के का। समझ गए कि नहीं कंसेप्ट आप? अब आप पूछो, आपका क्वेश्चन ऐसे हो गया होगा सॉल्व जो पूछ रहे थे। क्या है बता, वो भी बता रहा हूँ फिर, रुको। हाँ, अब देखो ये जो कक्षा होती है ना, कक्षा, इसमें के, एल, एम, एन कक्ष होते हैं। ये तीनों क्या हैं? चारों कक्ष। इसमें उपकक्ष भी होते हैं। क्या? जैसे घर के अंदर कमरा होता है ना, ऐसे इस कक्ष के अंदर उपकक्ष भी होते हैं। तो के अंदर केवल एस होता है, के अंदर छोटा है ना, छोटा घर है तो एक ही कमरा होगा। एल के अंदर 2 कमरे होते हैं, एक का नाम एस, एक का नाम पी। उपकक्षा है, वैसे उपकक्ष है। एस के अंदर एस, पी, डी। ठीक है, और इसके अंदर एस, पी, डी और एफ। तो आपसे पूछा जाए कि एल के अंदर कौन कौन से उपकक्ष होते हैं? एस, पी, दूसरा है ना, 2 कमरे। तीसरा एम, एम तीसरी कक्षा है ना, तीसरी कक्ष, तो इसके अंदर 3 कमरे होंगे, एस, पी, डी, उपकक्ष। ये क्या है? उपकक्ष है, याद रख लेना, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। हाँ, और क्या, ये बता तो दी मैंने, ये सब उपकक्ष हैं। क्या है ये? वो क्वेश्चन ये पूछेगा कि एन कक्ष, एल कक्ष में कौन कौन से उपकक्ष होते हैं? एल कक्ष में कौन कौन से उपकक्ष होते हैं? एस और पी केवल। ठीक है, क्यों? क्योंकि एल दूसरे नंबर का है ना, तो 2 में 2 होंगे, एस और पी। राजीव सर कैसी बात? अगर ये एम है तो ये एन होगा ना, एन। बच्चों देखो, एक छोटा सा आपसे पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ सकता है। वो इलेक्ट्रॉनिक क्या विन्यास, मतलब कि जैसे आपसे कहे एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना के दिखाओ, तो बना दोगे आप? क्या होगा? 2, 8, 3। इसका आपको परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, जो कि 13 होता है। 13 होता है तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दूसरी में 8 जाएंगे। ठीक है, जो कि मैं बताता था 2, 10, 18 आपको मैंने बताया था ना पहले, इसीलिए बताया था। पहले जब 2 चले जाते हैं तो काम खत्म हो गया। जब दूसरी में 8 जब पूरे भर जाते हैं तो ये इसकी कक्षा फिल हो जाती है, मतलब 2 और 8 10, 10 में काम पूरा हो जाता है। पहली में 2 जाते हैं, फिर अगले में 3 जाएंगे, क्योंकि 13 टोटल 13 3
3 से 13 हो जाएगा। ये किसका, हाँ ये एल्यूमिनियम का हो गया। किसका हो गया, एल्यूमिनियम का। अगर मैं आपसे कहता हूँ आपको बनाना है क्लोरीन का, तो क्लोरीन का क्या होगा, क्लोरीन का 287। तो क्लोरीन का कितना होता है नंबर 17। तो पहली में 2 जाएंगे, दूसरी में 8 जाएंगे, 10 हो गए, फिर 7, 17 हो गए कि नहीं हो गए पूरे। अगर मैं आपसे पूछूं कैल्शियम का, 2, 8, 8। अब आप सोच रहे हो इसमें तो 18 जा सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया तीसरी में 18 जा सकते हैं। इसकी कैपेसिटी 18 की होती है, लेकिन पहले ये वाले इसमें 2 जाते हैं जो इसमें। अब ये 2 कैसे गए इसमें, पहले इसके लिए आपको समझना पड़ेगा आप बाउ का नियम। क्या, तो मुझे जरूरत लगेगी तो बता दूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो बहुत ध्यान से समझना क्या बताना चाह रहा हूँ। पहले इसमें 2 गए, इसमें 8 गए, फिर इसमें भी 8 ही जाते हैं, फिर इसके बाद 2 चले जाते हैं इसमें, मतलब पहला और दूसरा। ऐसे अब आपसे मैं किसका पूछूं, पोटेशियम का। पोटेशियम का कितना होता है नंबर 19। तो कैसे 2, 8, 8 कितना हो गया 18, एक और बचा वो इसमें जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बात को। तो यहां तक का तो अरे यार देखो बच्चों, अगर आपसे वो पूछे किसका, अच्छा रट लेना आप 30 तक के रट लेना परमाणु क्रमांक। जैसे एफ ई है, एफ ई का कितना होता है 26। तो अगर इसका विन्यास पूछे तो बना लोगे आप, बनाओ। 26 परमाणु क्रमांक तो मैंने बता दिया 26 होता है। आप इसका ये बनाओ विन्यास इस तरीके से। अरे 2, 8, 16 तुम कैसे हाँ नहीं नहीं, सुनो ध्यान से। देखो यहाँ तक की कंडीशन तो समझ चुके हो आप, 20 तक की ये आपको आती है। वैसे 20 तक ही पूछेगा, 20 तक ही पूछेगा वो, 20 से आगे पूछेगा नहीं, लेकिन तब भी बता दे रहा हूँ। मैंने क्या कहा था, इसकी कैपेसिटी कितनी है 18 KLMN, KLMN। तो बताया था ये 2, ये 8, ये 18, ये 32। आने को इनमें इतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, समझ रहे हो ना। तो इसमें किस तरीके से होगा, पहले में 2 जाएंगे, यहाँ पर 8 गए, तीसरे में अब जो 21वां इलेक्ट्रॉन होगा ना वो इसमें जाएगा तीसरे में। यहाँ इसमें 2 चले जाते हैं पहले, आप बहु नियम से पहले 2 इसमें चले जाते हैं, लेकिन जो 21वां इलेक्ट्रॉन आएगा वो इसमें जाएगा। इतना ध्यान रखो आप, 21वां, 22वां, 23, 24, 25, 26 सब इसी में जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे इस हिसाब से, इसमें 2 इसमें कर दो, कितने रह गए अब 14, यहाँ 14 हो जाएंगे। लास्ट में 2 कहाँ बताया तुमने, हाँ तो फिर तो ये इतना ध्यान रख लो, समझ पाए आप। 2 के बाद तीसरे में फिल करना है, पहले तीसरे में 18 भरेंगे पहले, ठीक है, रखना है हाँ। तो बच्चों देखो यहाँ पर 4th चैप्टर, ये इसमें एक चीज और रहेगी, समस्थानिक संभारक, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ध्यान है आपको ये बात, क्या जिनके परमाणु क्रमांक सेम हो समस्थानिक, जिनके परमाणु भार सेम हो संभारक। याद है कि नहीं ये बात आपको, हाँ तो इतना आपको पता होना चाहिए। बाकी आपसे पूछ सकता है इनमें कौन सा समस्थानिक है कौन सा संभारक है, हैं क्या। हाँ बता रहा हूँ रुको। तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कोई कुछ भी लिख दूं, x y लिख लिया मैंने, इधर लिख दिया मैंने 20, जो एग्जैक्ट है वही लिखता हूँ, यहाँ लिख दिया 20, 18, 40, 40। ये समस्थानिक है संभारक हैं दोनों, हाँ संभारक हैं, इनके भार सेम है, 40, 40 भार सेम है। अगर मैं आपसे दूं ये समस्थानिक है संभारक हैं, समस्थानिक है ये, क्योंकि दोनों के क्रमांक सेम है। जब क्रमांक सेम हो तो समस्थानिक, और
जब भार सेम हो तो संभारक। इतनी बात याद रहेगी कि नहीं रहेगी आपको? ठीक है, क्या है दिखाओ मुझे। तो जो देखो यहाँ पे हमारा अब ये 4th चैप्टर हो गया फिनिश, ठीक है। अभी फर्स्ट सेकंड रह गए। फर्स्ट सेकंड छोटे छोटे 9th क्लास के, तो 9th क्लास की केमिस्ट्री आपकी खत्म हो जाएगी। हमने टारगेट रखा था कि 10 दिन में हमें केमिस्ट्री खत्म करनी है, हमको आज हो गए शायद 4 दिन। कल 5वें दिन में 9th क्लास की तो केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर मैं कल मैं सोच रहा हूँ मैं 10th की केमिस्ट्री शुरू कर दूंगा। 9th का फर्स्ट सेकंड चैप्टर रह गया, आसान है, वो देख लूंगा, कराऊंगा, नहीं तो 10th की कर दूंगा। फिर 10 दिन में फिर हमें खत्म भी तो करना है। 10th का सिलेबस ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा तो है 10th का सिलेबस। 10th लेकिन अभी अभी जस्ट आपने पढ़ी है, तो उसको जल्दी फास्ट कराऊंगा मैं उसको। पहला चैप्टर पहले चैप्टर में वही समीकरण वमीकरण है, हो तो जाएगा जल्दी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो नई नई भी बतानी पड़ेंगी, वो भी। ठीक है, तो देखते हैं कल फिर। अभी वो आ गए होंगे ना बाहर।